वेलकम टू बालाजी आरएस। ये क्लास सेकंड है आपकी। क्लास वन आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल क्लास वन का एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। क्लास वन में हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था कि ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है कि एक मेन अकाउंटिंग होती है, उसके नीचे 4-5 ब्रांचें हैं, उसमें से एक एफए, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऐसे करके कई टाइप की अकाउंटिंग होती है। फिर हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देखा था कि बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में उसके नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम डेटा को क्लासीफाई करके उसका एक समराइज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। और जबकि अकाउंटेंसी ये स्टडी को, सब्जेक्ट को कहते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो बुक कीपिंग तो डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है और अकाउंटिंग उसी ट्रांजेक्शन को आगे जो है डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करके अपने स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। आगे फिर इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने अकाउंटिंग प्रोसेस। मेनली 6 स्टेप है इसमें, आपको ये सारे याद होने चाहिए कि पहले डेटा को जो है हम एनालाइज करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज फॉर्म में उसको लिखा जाता है, बैलेंस शीट उसमें, फिर रिपोर्टिंग करते हैं, लास्ट में उसको उस डेटा को जो है इंटरप्रेट किया जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें कौन सी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, कौन सी हमारे बाकी है, कौन सा एक्सपेंसेस हो चुका है, किस देनदार या लेनदार से हमें जो है पेमेंट लेन देन करना है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कौन कौन से यूजर्स होते हैं जिनके लिए हम जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। तो पब्लिक तो हो ही गई, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉई हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये स्टेक होल्डर, इन सबको मिला के स्टेक होल्डर कहा जाता है इनको, जिनका जो है कंपनी में इंटरेस्ट होता है, जिनको कंपनी के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस पढ़ा था हमने। हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसकी एक लिमिटेशंस है कि जिस प्राइस पे असेट को परचेस किया उसी प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, सालों साल तक वही असेट सेम कॉस्ट पे रहती है, उसको उस पर डेप्रिसिएशन करके उसे कम किया जाता है। एस्टिमेटेड प्रोविजन, एस्टिमेट से इसकी लिमिटेशन है, प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, खूब सारे पैसे स्टक हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड है। वेरीफाइबिलिटी जो है अगला, कि ऑडिटर अगर नॉलेजेबल है तो वो डेटा को वेरीफाई कर पाएगा, नहीं तो फिर उसमें जो है एरर और फ्रॉड को पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। मेजरेबिलिटी, मॉनेटरी वैल्यू में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एरर्स एंड फ्रॉड पता है आपको, विंडो ड्रेसिंग पता ही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि हर जगह अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। यूएस में गैप फॉलो किया जाता है, इंटरनेशनली आईएफआरएस है। नो फ्यूचर असेसमेंट, आज का ट्रांजेक्शन देखा जाता है, फ्यूचर में जो हम प्लान करके रखे हुए हैं, जिसके लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो ये सब लिमिटेशन में आती है। फिर हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को देखा था कि असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब होते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। इसमें हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा था कि बिजनेस और पर्सन अलग अलग होते हैं, इनके ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखा था हमने, मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट देखा था कि अप्रैल से 31 मार्च तक जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हुए उनको ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको उसी समय रिकॉर्ड करो, डिले नहीं होना चाहिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस सालों साल चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है। इससे रिलेटेड ही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है कि पॉलिसीज ऐसी बनाओ जो सालों साल चले। एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि असेट को जो है उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिया जाता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा था, जब असेट बेचेंगे तब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बनेगी, तब उसको उस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे हम। डुअल एस्पेक्ट देखा था कि डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन के दो होते हैं, डेबिट इफेक्ट भी होता है, क्रेडिट इफेक्ट भी होता है।
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है पर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की जो साइज ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या वो ट्रांजेक्शन उस बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्क्लोज करना है ज़रूरी है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम जो है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें पहला प्रिंसिपल था कॉस्ट प्रिंसिपल कि एक्सपेंसेस जितने हुए हैं उसको उतना रिकॉर्ड कर लो, जितने में असेट परचेज अक्वायर किया खरीदा है उसको उतने भी रिकॉर्ड करो, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। रेवेन्यू जब तक रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में रिकॉग्नाइज होगा, जब रेवेन्यू आएगा तब उसको रिकॉर्ड किया जाए। मैचिंग प्रिंसिपल, जिस पीरियड का ट्रांजेक्शन हो उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, एरर फ्री हो, उसे कभी उसको डिस्क्लोज करो हर एक ट्रांजेक्शन को। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए ताकि आगे ऑडिट में भी आपको दिक्कत नहीं हो। अगला है कुछ कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं, जिसको हमने कुछ को तो हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया, कुछ प्रिंसिपल में देख लिया था। जैसे कि एक कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी, कि एक ऐसी पॉलिसी फॉलो करो जो सालों साल चले। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए या तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन करो या WDV में करो, उसको चेंज नहीं कर, इसको चेंज करना नहीं किया जाए, इसके लिए जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। फुल डिस्क्लोजर, हर एक ट्रांजेक्शन अपने आप में कंप्लीट हो और एरर फ्री हो, हर एक को जो अगर कोई एरर हो रहा हो तो उसको डिस्क्लोज करो। फुल डिस्क्लोजर इससे रिलेटेड है। मटेरियलिटी कन्वेंशन है कि जो ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट हो, जो ज़्यादा जरूरी ट्रांजेक्शन हो उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं बड़े बिजनेस में। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसको हमने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, ये कन्वेंशन में भी आता है। तो यहाँ पे जो है रिवीजन आपका कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है ये टॉपिक लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों जो पहले हम फॉलो करते थे वो और जो अब हम फॉलो करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और प्लस जो इंटरनेशनल फॉलो किया जाता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसी चीज है जिससे जो है हम पता करें कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है उसको किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करें पहले तो, फिर उसको मेजर करें, फिर उसको कहाँ उसको उसकी एंट्री करके उसको प्रेजेंट की जाए। जैसे किसकी PNL में एंट्री होगी, किसकी बैलेंस शीट में होगी, फिर उसमें जो है कौन कौन से चार्जेस हम कट माइनस करेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन तो है इसका एग्जाम्पल ही आपका, और दूसरा जो है बैक डेप्ट से रिलेटेड एक और है, डिस्क्लोज करना होता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कुछ के इन्वेंट्री से रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर कैश फ्लो से रिलेटेड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो ये मापदंड है, इसके हिसाब से ही आपका जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इसमें एक प्रोसेस कैसे फॉलो की जाती है, कैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल तो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये कौन बनाता है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। और इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको से इसका आई हटा दो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होगा, ये रिकमेंड करेगा। और किसके अंडर है, ये ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है अपनी, उसके अंडर है। तो ये इसको जो है फाइनल थोड़ा अप्रूवल देगा, अप्रूवल देने के बाद जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें जो है सही लग रहे हैं। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसे एग्री होती है तो उसको अप्रूव करके इसको फाइनल जो है नोटिफाई कर लेती है। ठीक है, तो इंडियन यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पढ़ा हमने, 1977 में बना था, ICAI के अंडर है। ये क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहे हैं उसको फॉर्मुलेट यानी उसको बनाने का काम ये करती है। फिर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करके एक है,
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, ये भी जो है कुछ रिकमेंडेशन देती है अपनी, इसके ऊपर सजेशन देती है। फिर ICAI के पास ये प्रपोजल पूरा जाता है, तो सारा कुछ देखने के बाद वो इसको आगे रिकमेंड कर देती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अथॉरिटी होती है जो इसको प्रिस्क्राइब करती है। तो इस तरह से जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं और उसको जो है उसको लागू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे जो है कुछ स्टैंडर्ड को रिमूव कर देती है, कुछ को मर्ज कर देती है, ठीक है, और कुछ को नए नए को इंट्रोड्यूस भी करती है। इसलिए पहले 40 थे, अब 39 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। करंट जो अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 1 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। पहले हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे। ये मैंने, अगर आपको इसको डिटेल में और पढ़ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में इसको और अच्छे से दे रखा है। वैसे इस एग्जाम के लिए इतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं आपको। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कैसे करती है, उसके बाद क्या कहाँ से पावर आती है उसको, तो सेक्शन 133 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो इसमें जो सेक्शन 133 है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करने की पावर देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। और ये किससे रिलेटेड है, IFRS को देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो इंटरनेशनल में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसको इंडिया में उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है। तो हम एक एक करके जो है ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। पहला है 101, 101 में है फर्स्ट वन को फर्स्ट अकाउंट कर लो कि फर्स्ट टाइम जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड है 101 में ये। 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट है। 2 को ऐसे याद कर लो कि आपके पास कुछ पेमेंट था, उसको आप 2 में शेयर कर रहे हो, 2 लोगों को शेयर कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। और शेयर बेस्ड पेमेंट 102 में आ गया। 103 में है बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको मैंने ऐसे याद किया कि ये 3 है, इसके आगे ए ये लगा दिया तो बी हो गया, तो बिजनेस कॉम्बाइन कर लिया, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए 103 है। 104 में है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट 4 में है। 105 में है नॉन करंट असेट, हेड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑपरेशन। ठीक है। 106 में है एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, तो इसको मैंने ऐसे किया मिनरल 6, गुजराती में कहते हैं ना 6, मिनरल 6 कौन 6, तो मिनरल 6 में है, 106 में है। 107 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, तो इसको कैसे याद करेंगे आप, तो इसको ऐसे याद करोगे साथ साथ कि साथ साथ जैसे जैसे आप जो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हो उसको साथ साथ आप डिस्क्लोज भी करते जाओ। ठीक है। 107 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर हो गया। 108 में है ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो सेगमेंट होता है टुकड़े में बांटा हुआ सेगमेंट, तो इसको मैंने ऐसे याद किया कि 1 जीरो तो पहले पड़ा हुआ था, 1 जीरो और जोड़ दिया, मैंने 8 बना दिया, तो ऐसा टुकड़े टुकड़े से 2 जीरो जोड़ के मैंने सेगमेंट बनाया, 2 हिस्सा बनाया। सेगमेंट का मतलब होता है हिंदी में हिस्सा, कि अलग अलग पार्ट बनाए हैं अपने, इसको सेगमेंट में बांटा है, ऑपरेटिंग सेगमेंट। 9 में है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको मैंने इस तरह याद किया कि जो इंग्लिश का अल्फाबेट है आई, ये इंग्लिश में 90 नंबर पर आता है। ठीक है। ABCD जैसे आप काउंट करोगे तो 9 नंबर पे आता है, तो जो आई से मैंने I9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे याद किया है। 10 में राउंड फिगर है आपका 110, 10 राउंड फिगर है तो कंसोलिडेट कर लिया आपने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 111 में जॉइंट अरेंजमेंट, तो ये जो 3 एक एक है इनको जोड़ के हमने 111 बनाया, तो इसको क्या है जॉइंट करके हमने एक अरेंजमेंट बनाया कि एक एक की एक एक करके 111 का नंबर बनाया, जॉइंट अरेंजमेंट कर दिया, तीनों एक एक को हमने जोड़ दिया। ऐसे कर लो, जॉइंट से रिलेटेड किसको जोड़ा, 103 एक एक को जोड़ा हमने। आगे है 112, 112 में है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। इसको कैसे याद करेंगे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमें जो है 12 मंथ का देना पड़ता है, 12 मंथ का हमें एक साथ मिलता है इंटरेस्ट, तो 112 में जो है इंटरेस्ट है। 13 में फेयर वैल्यू,
कि हम पूछते हैं सामने वाले कि तेरा फेयर वैल्यू हमें बता, उसको हम मेजर करेंगे। तेरा फेयर वैल्यू बता, हम उसे मेजर करेंगे। 14 में है रेगुलेटरी डिफर्ड अकाउंट, 14 में है रेगुलेटरी डिफर्ड अकाउंट। 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर से जो हम, इसमें जो है आप जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थे, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो आपका स्टैंडर्ड था, उसको अभी इसमें मर्ज कर दिया गया है 115 में। अगला है 116, ये 116 है। 116 में है लीजेस। इसको कहा कैसे याद करोगे? 116 को आप जो 16 से 7 याद कर लो कि 16 में तो प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, और 116 में वही प्रॉपर्टी अगर आप खरीद नहीं रहे तो उसको आप लीज में लोगे, तो 116 में ये है। तो 16 में आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और 116 में लीज है। अब 116 के बाद जो है आपका ये लाइन खत्म होती है, फिर ये वापस जो है एक से स्टार्ट होता है। एक में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टार्टिंग में आती है आपसे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलते हैं कि सारा काम छोड़ो, पहले तो आप अपना प्रेजेंटेशन बना के दो। 2 में आप इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो, इससे रिलेटेड जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले भी पढ़ा होगा, तो 2 में जो है आप पढ़ते होंगे कि 2 में अकाउंटिंग इन्वेंट्री है। और फिर उसके बाद क्या आता था? 3 में आपका जो है कैश फ्लो होता था। 3, 4, 5, 6 को हटा दिया, अब 7 में जो है कैश फ्लो को डाल दिया इन्होंने। तो इसको कैसे याद करोगे कि हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें जो भी आपका ट्रांजेक्शन, जो भी कैश फ्लो हो रहा है, हफ्ते के 7 दिन का जो कैश फ्लो है आप उसको रिकॉर्ड करें, आप उसको बताएं। अगला 8 में है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। इसको आप याद करिए, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर। 10 में है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कि आपकी रिपोर्टिंग जिस एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ उसके रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है आपकी, उसको भी हमने अपने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरूर रिकॉर्ड करना है। कुछ के तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ के आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा कि 10 रिपोर्टिंग है, 10 में रिपोर्टिंग है आपकी। 12 में है टैक्सेस। इसको कैसे याद करेंगे कि जब आपके 12 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद ही आपको जो है आपको टैक्स का जो है ये स्टार्ट होता है कि आपको इसके बाद इनकम टैक्स का देना होता है, ठीक है। वैसे हमने 112 यहाँ पे भी देखा था, तो 112 में तो इंटरेस्ट है, यहाँ 12 में जो है हम टैक्स की बात कर रहे हैं। दोनों में ये 12 मंथ वाला हिसाब है। इस 16 को हमने देख ही लिया, ये प्रॉपर्टी 16 में है और 116 में लीजेज है। और 19 में है एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे ही 18 साल के बाद 19वें साल में लड़का नौकरी लग जाता है तो वो अपनी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट मांगने लग जाता है, ऐसे समझ के ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। 19 में जो है एम्प्लॉय बेनिफिट की मांग कर रहा है लड़का। फिर 20 में है गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि सरकार ने 10 रुपए यहाँ दे दिए गवर्नमेंट ग्रांट की तरह और 10 रुपया गवर्नमेंट असिस्टेंस दे दिया, इन दोनों को जुड़ा के 20 रुपये हो गए। तो 20 रुपये यानी कि 20 में हम जो है गवर्नमेंट ग्रांट भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट असिस्टेंस को भी डिस्क्लोज कर रहे हैं। 21 में है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे याद करोगे? ये फ्लक्चुएट होते रहती है, कभी ये $1 का 2 रुपया हो जाता है, कभी 1 रुपया हो जाता है, कभी 2, फिर 1, 2, 1, ऐसे करके 2, 1, 2, 1, 2 हो रहा है। तो 21 में जो है 21 में एक्सचेंज याद कर लो, जैसे ई इज इक्वल टू एक्सचेंज। 23 में बोरोइंग कॉस्ट है। 24 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। इसको कैसे याद करते हैं कि 12 मंथ का तो आप अपना ट्रांजेक्शन बता ही रहे हो, प्लस 12 मंथ आपका जो रिलेटेड पार्टी है उसका भी डिस्क्लोजर कर दो आप। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 24। तो 24 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, या जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। 27 में क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। इसको साथ में याद कर लो आप तीनों को।
कि 24 में तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, फिर रिलेटेड पार्टी आपको पता चल गया 24 में, तो 27 में जो है आप उसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे उनका, ठीक है। और 28 में अगर आपके जो कोई भी इन्वेस्टमेंट किया एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर जो आपके रिलेटेड पार्टी में भी आते हैं सब, तो उसका जो है आप इन्वेस्टमेंट भी बता दो। तो 24, 27, 28 जो है ये है। 27 में सेपरेट ऐसे ऐसे याद कर लो, 27 का स और सेपरेट का स, 27 सेपरेट, ठीक है। 28 में इन्वेस्टमेंट है ज्वाइंट वेंचर का। 29 में हाइपर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी उसके रिलेटेड है। इसको कैसे याद करेंगे, 1929-30 में हाइपर इन्फ्लेशन आया था देश में, पूरे वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं कि 29 में जो है हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। 32 में क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन है। 32 में एक हमने वो भी देखा था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोज करना है, वो अलग है और ये अलग है। इसमें प्रेजेंट करना है, उसमें डिस्क्लोज करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको पर आप ये देख सकते हो 107 में, 107 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर दिए रखा है। और वही जब हम 32 का पढ़ते हैं तो 32 में यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो इनको आप अलग से मार्क कर लेना। 33 में है अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है 33 अर्निंग पर शेयर। इसको कैसे याद करोगे, जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पहले डबल हो जाता था, तो अब जो है 1 का 3 मिलने लगा है, तो ऐसे याद कर दोगे 1 का 3, 1 का 3 मिलेगा, तो 3 3 33 में जो है अर्निंग पर शेयर है। 34 में है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये आपको याद करना होगा, 34 में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और 36 में है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इसको याद करने का तरीका है कि जब असेट की टूट फूट मच जाती है, जब आपका 36 का आंकड़ा होता है ना, कहते हैं 36 का आंकड़ा है, तो तब जाके लड़ाई हो जाती है और आपके असेट की टूट फूट मच गई, तो उसका जो इम्पेयरमेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 में है। अगला है 37 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट असेट से रिलेटेड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 38 में इंटेंजिबल असेट है, 38 में इंटेंजिबल असेट है। और 40-41 में आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले आप इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी में कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आपको एक लैंड खेती के लिए चाहिए, तो आप 41 में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है ये स्टैंडर्ड डील करेगा, पहले प्रॉपर्टी फिर एग्रीकल्चर। 38 में प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया, तो इसके एक पीछे ही 38 में इंटेंजिबल असेट भी आप ले लोगे, मतलब गुडविल अपने बना लोगे। और 37 में कुछ कंटिंजेंट असेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये 4 प्रोविजन जो है असेट से ही रिलेटेड है या उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन से ही है। तो एग्रीकल्चर, फिर प्रॉपर्टी, फिर थोड़ा ऊपर जाओ तो इंटेंजिबल असेट, और फिर कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। 37, 38 और 40, 41, बीच में 39 नहीं है, 39 नहीं है, तो ये कंटिन्यूएशन में आपका चलेगा। तो यहाँ आपका जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। अब हम जो है नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले चलते थे उसको भी एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। करंटली जो है 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये 1 फरवरी 2022 से अपडेटेड है, अभी फिलहाल यही चल रहे हैं। तो ये कुछ तो आपको याद ही होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करो। 2 में इन्वेंट्री है और उसमें अपने में कितने में थी, 102 में थी। 3 में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में है और उसमें क्या था, 7 में था, 7 हर हफ्ते के 7 दिन जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे रिलेटेड था ये, तो 107 में कैश फ्लो आ गया है।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है। 4 कंटिजेंसी इवेंट ऑकरिंग एंड बैलेंस शीट डेट के बाद की जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। और 5 जो है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है। 5 प्रॉफिट ऐसे याद कर लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 था वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। 7 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसके तो आपने कई साल भी सॉल्व किए होंगे रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 9 है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। 10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और इसमें जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी चीजें भी इसमें डाल दी गई है, डेप्रिसिएशन भी इसमें आ गया है। पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे ES6 हुआ करता था और उसको घटा दिया गया है, उसको ES10 में मर्ज कर दिया गया है। अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। हमने उसमें याद किया था कि जो 21 था वो एक्सचेंज रेट से था, तो करंट में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 21 है और 11 है। यहाँ पे एक का एक ही रेट था पहले, मतलब एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता था और अब जो है नए वाले में चेंज होने लग गया। कभी 2 होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, 1 होता है। ऐसे याद कर लो आप कि पहले चेंज नहीं होता था, एक का एक ही रहता था और अब जो है 2 1 कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 12 गवर्नमेंट ग्रांट है। इसको कैसे याद करोगे कि साल के 12 महीने तक जो है ना, हर महीने जो है ना स्टेट या फिर जो कंपनीज है वो ग्रांट मांगती रहती है कि हमें जो है ग्रांट दे दो, हमें देश चलाना है, राज्य चलाना है। तो इसे याद कर लो कि साल के 12 महीने जो है ग्रांट यानी कि फ्री का पैसा मांगते हैं, ऐसा मान लो। 13 है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम बोलते हैं ना कि सामने वाले बैठे कि तेरा इन्वेस्टमेंट जो भी है वो हमें बता दे, हम उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे। तो 13 से यानी कि 13 इन्वेस्टमेंट। 14 है अमालगमेशन में। 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट। उसमें हमने याद किया था कि 19 साल का होते हुए जो है 19 का होते हुए वो एम्प्लॉय बेनिफिट मांग रहा है और यहाँ पे 15 साल का पहले क्या 15 का होते ही जो है एम्प्लॉय बेनिफिट मांग रहा है। और अगर उसे एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिल रहा 15 में तो 16 का होते ही 1 साल बाद वो जो है बोरिंग करके जो है अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर लेता है। ऐसा देख लो कि 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट मिलता है तो ठीक, नहीं तो उसको छोड़ के 16 में बोरिंग कर लेगा। ऐसे याद कर लो कि 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट और 16 में बोरिंग कॉस्ट। सिंपल सवाल आएंगे, आपसे पूछेंगे कि 18 में क्या है, 19 में क्या है, या लीजेस किस में है, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से है, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से है। तो ये अगर आपको ट्रिक से अगर एक बार याद कर लोगे, एक बार की मेहनत है, और उसके बाद फिर आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। अगला है 17 सेगमेंट से रिलेटेड है। ये 17 सेगमेंट है, तो ऐसे ऐसे याद कर लो कि 17 सेगमेंट है और किसी एक चीज का 17 टुकड़े कर दिया आपने, ऐसे याद कर लो, उसको सेगमेंट में बांट लिया, फिर उसकी रिपोर्टिंग बना ली। 18 के होते ही रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करना पड़ता है। ऐसा समझ लो कि जैसे आप 18 के हो गए, आपको रिलेटेड पार्टी आपकी जो भी है उसको डिस्क्लोज करो, नहीं तो मार पड़ेगी। ऐसे याद कर लो 18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 19 में लीज है। 19 में आपको लीजेस होगी आपकी, लीज से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में है अर्निंग पर शेयर। इसको याद करने का मैं बता देता हूँ कि आपने अगर 10 रुपया लगाया तो आपको 10 रुपये का फायदा हो गया। अर्निंग पर शेयर आपको 10 रुपये मिल गया, 10 करके आपके 20 एक साल में डबल हो गया। तो ऐसा करके अर्निंग पर शेयर जो है डबल हो गया। उसमें कितना था, 33 था, क्योंकि हम एक का उस टाइम पे 3 कर रहे थे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 33। थोड़ी राइटिंग खराब है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 21 में आपकी शादी हो गई तो आप अपनी स्टेटमेंट और अपने वाइफ की स्टेटमेंट दोनों जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करोगे कि उसके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके पास प्रॉपर्टी होगी। वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ कि 21 में आपको जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
आपको रटने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। 22 में है टैक्सेस, उसमें क्या था 12 में टैक्सेस था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे क्या है 22 में टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजन दे रखे हैं। तो 12 22 ऐसे याद कर लो कि IAS में तो 12 है और AS में 22 है। 23 में है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसोसिएट से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका 23 में आएगा। 24 में डिसकंटिन्यूएशन ऑपरेशन है, इसको कैसे याद करोगे 24 में कि आपने सुबह बिजनेस चालू किया, 24 घंटे आपके हुए नहीं और आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर लिया, मतलब बंद कर दिया, तो आपको जो है ये वाला प्रोविजन ES 24 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे में आपका बिजनेस बंद हो गया। वैसे 25 में है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको साथ में याद कर लो आप भले ही कि 24 में बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया तो एक दिन का जो है आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना लो 25 में, और 26 में जो है आप आपके एक दिन की जो भी आपके इंटेंजिबल असेट बने हैं, गुडविल बनी है, उसको डिस्क्लोज कर दो। और 27 में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके जो है आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके इंटरेस्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप यहाँ डिस्क्लोज करो। 24 में डिसकंटिन्यू करोगे, 25 में इंटरिम रिपोर्ट बनाओगे, 27 में आपकी जो इंटेंजिबल असेट है उसको दिखाओगे, और 27 में फिर आप ज्वाइंट वेंचर कर लोगे। और 28 में अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर वो 28 में आपका असेट तोड़ फोड़ कर देगा, सारे असेट तोड़ देगा, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट 28 में आ जाएगा। 29 में कंटिजेंट लाइबिलिटी और कंटिजेंट असेट से रिलेटेड, आप ऐसे याद कर लोगे 28 और 29 जो है असेट से रिलेटेड है। असेट इम्पेयरमेंट 28 में है और कंटिजेंट लाइबिलिटी और असेट जो है 29 में है आपका। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई ट्रिक या समझ में ना आए और कुछ याद करने में दिक्कत हो तो या तो आप लिख के याद कर लो या फिर अपनी ट्रिक बना लो, या इस क्लास को एक बार और देख लेना जिससे आपका ये एक बार में ही आपका कंप्लीट हो जाए। अब हम जो है IFRS की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी प्रोवाइड करते हैं। टोटल जो है इन्होंने 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, और इनको डेवलप और मेंटेन कौन करता है, जो ऊपर बताया था मैंने, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये जो है 2001 में बना था। तो अपना वाला का बना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ऊपर पढ़े थे हम 77 में। ठीक है, ये आपको ईयर भी याद कर लेना चाहिए, पूछ सकते हैं कि ये कब बना था या ये कब बना था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स जो IFRS में फॉलो किए जाते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 2CR, 2C है और 2R है। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर होगा तो आप उसको ढंग से कंपेयर कर पाओगे, तो क्लियरिटी और कंपेरेबिलिटी ये दो हो गया। और अगर आपका डेटा रिलेवेंट है, सही है, तो उसके ऊपर जो है रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा बनेगा। तो क्लैरिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी, ये इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। अब हम जो है टोटल जो आपके 17 IFRS के जो स्टैंडर्ड है उसको देख लेते हैं। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके, लगभग उससे सेम ही है। जैसे कि IFRS 1 क्या कहता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और वहां पे क्या था, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो 101 में था। यहाँ पे सेकंड में क्या कहता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट, हमने 2 को ऐसे बांटा था कि 2 टुकड़े करेंगे, तो 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, तो 102 और 2 से रिलेटेड सेम है। 3 है IFRS का 3 जो कहता है कि बिजनेस को कंबाइन करना है, तो ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो 3 है उसको B बना लो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। तो 103 जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। 4 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे 104 में हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बता ही दिया आपको। IFRS 5 में नॉन करंट असेट हेल्ड एंड सेल एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑपरेशन है, तो उसमें 105 में डिसकंटिन्यू ऑपरेशन था। 6 में एक्सप्लोरेशन मिनरल, हमने मिनरल 6 की बात ही करी थी, तो 106 में मिनरल 6 था और यहाँ पे 6 में है। IFRS 7 क्या कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोज करना है आपको, तो जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको साथ साथ आपको डिस्क्लोज करना है।
तो वहाँ पे 107 था आपका। आठवां था ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमने दो जीरो को जोड़ के उसका सेगमेंट में बांट के 108 कुछ बनाया था हमने वहाँ पे। तो 108 में जो है आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट था, और यहाँ पे IFRS 8 भी वही बताता है कि 8 सेगमेंट है आपका। 9 को हमने आई से बताया था कि 9 जो है आई का, आई लेटर का 9वां नंबर, आई लेटर 9वें नंबर पर आता है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 9 नंबर का आ गया। IFRS 10 जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था कि आपका जो राउंड फिगर हो गया है 110, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर लो। अगला है 11। 11 में आपको ज्वाइंट करना है, और वहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पे दो एक एक को जोड़ा है, वहाँ पे तीन एक एक को हमने जोड़ के बनाया था। 111 में ज्वाइंट अरेंजमेंट होगी। 12 में आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है 12 मंथ का, तो वहाँ पे कितना था, 112। अगला है 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, और 14 है रेगुलेटरी डिफर्ड अकाउंट। डिफर्ड अकाउंट 14 में था, वहाँ पे 114 में था। ये 17 आप कैंसिल कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऊपर में दे रखा है 4 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 115 में, ये 115 है कस्टमर विद कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 115 था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे 15 में दे रखा है IFRS 15 जो है इससे रिलेटेड। 16 में लीजेस है, हमने वहाँ भी पढ़ा था कि 116 लीज से बताता है, और 16 प्रॉपर्टी से रिलेटेड था उसमें। तो यहाँ पे जो 16 है लीजेस से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिलहाल हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।